हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? वैसे तो हम इस चैप्टर को जो पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, पिछली 2-3 क्लासेस में जो हम देख चुके हैं, आई थिंक 3 क्लासेस में हम जब देख चुके हैं तो हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए थे, राइट? और हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे 3-4। बट मेरा ये मानना है कि आज के इस लेक्चर में हम जो अभी बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, आज पूरे कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चंस अपने पास है नहीं, 4-5 क्वेश्चंस हैं और वो लगभग सेम लेवल के क्वेश्चंस हैं, राइट? ये लगभग सेम लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो हम 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और 1-2 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप उसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकें। तो ये करने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाए, राइट? इस चैप्टर का एक रिवीजन हो जाए, स्पेशली ताकि क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक पब्लिक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो हो सकता है इनकॉर्पोरेट होने में थोड़ा सा समय लग जाए और बिजनेस को हम बंद नहीं कर सकते। बात को समझिएगा, मुझसे ये कोई कहे कि मेरा मतलब मुझे बिजनेस नहीं करना है तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ, लीगली कुछ दिक्कतें आ रही हैं इनकॉर्पोरेशन होने में, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। मैं बोलूंगा ठीक है, कंपनी का स्टेटस पाने में मुझे अगर समय लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपने बिजनेस को थोड़ी बंद कर सकता हूं। सो ऐसे ही होता है कि अगर मान लीजिए हम अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हमने किसी बिजनेस को टेक ओवर किया है या हम अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर रहे हैं कंपनी में और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने में समय लग रहा है, तब तक हम अपने बिजनेस को बंद तो थोड़ी कर सकते। हमारा बिजनेस तो चलता रहेगा। तो हमारा जो बिजनेस चलता रहेगा वो माइट भी प्रोप्राइटरशिप के स्टेटस में चलता रहेगा, हो सकता है वो पार्टनरशिप के स्टेटस में चलता रहेगा, बट वो बिजनेस कंपनी के स्टेटस में नहीं रहेगा। कंपनी के स्टेटस में तो बिजनेस तब चलेगा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। तो मैं इसीलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं इनकॉर्पोरेशन पर, क्योंकि हमें इस पूरे चैप्टर में हमें एक डेट पर ध्यान देना है। वो डेट होगी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले के पीरियड में किए गए बिजनेस का प्रॉफिट अलग से निकालना है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद के पीरियड में किए गए बिजनेस का प्रॉफिट अलग से निकालना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले के पीरियड को हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद के पीरियड को हम कहते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, राइट? हम दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं। सर क्यों? क्योंकि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसी के बाद वाले पीरियड के लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिखाएगी। उसके पहले के पीरियड का जो प्रॉफिट रहेगा वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं बोल सकते। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट होता है वो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो हमें एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में कि यार कौन सा प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है और कौन सा प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी कब बनी? इनकॉर्पोरेशन डेट पर। वहां से लेकर कंपनी ने बहुत सारे खर्चे जो कंपनी के होते हैं वो करना शुरू किए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर एक्सपेंसेस, डिविडेंड वगैरह जो भी बांटा जाएगा वो सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का बांटा जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि कितना प्रॉफिट प्री पीरियड का है और कितना प्रॉफिट पोस्ट पीरियड का है। ना मुद्दा ये है कि हम इसको बाइफरकेट कैसे करें। सिंपल सी बात है, सेल्स पूरे साल भर का होगा, प्री का अलग कर दो, पोस्ट का अलग कर दो। परचेजेस प्री का अलग कर दो, पोस्ट का अलग कर दो, ठीक है? तो ग्रॉस प्रॉफिट प्री का अलग कर दो, पोस्ट का अलग कर दो। कभी कभार ये होता है हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहता है, हमें सेल्स परचेज के फिगर नहीं दिए रहते, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट को 2 हिस्सों में अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है? फिर कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर हमें सेल्स और सीओजीएस दोनों दिए होते हैं, तो हम सेल्स को अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, सीओजीएस को अलग अलग करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं तो हमारा जीपी आ जाता है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जीपी निकालने का तरीका क्या होता है। जीपी मींस सेल्स माइनस सीओजीएस। इफ यू रिमेंबर, सेल्स मतलब कितने में बेचा,
सीओजीएस कितने का बेचा, तो कितने में कितने का, सेल्स कितने में बेचा, सीओजीएस कितने का बेचा, तो आपका आ गया जीपी। सो आप इधर जीपी पूरा पूरा लिखो या फिर जीपी के पहले आप सेल्स और सीओजीएस लिखो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में सेल्स और सीओजीएस के फिगर निकाले जा सकते हैं तो बेटर रहेगा, प्रेजेंटेशन के लिए आप सीओजीएस अलग लिखो, सेल्स अलग लिखो, तो अपने आप आपका जीपी आ जाए। चलिए, अब मैंने इसमें आपको बताया था कि बाकी एक्सपेंसेस और इनकम्स को भी हमें किसी ना किसी रीजनेबल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। दो इंपॉर्टेंट रीजनेबल बेसिस होते हैं, पहला सेल्स रेशियो, दूसरा टाइम रेशियो। ठीक है, पहला सेल्स रेशियो, दूसरा टाइम रेशियो। जो सेल्स रेशियो होता है वो निकालने का तरीका क्वेश्चन में दिया होता है। सेल्स रेशियो कैसे निकालते हैं, सबसे बेस्ट होगा अगर वो क्वेश्चन में हमें दोनों अलग अलग पीरियड की सेल्स दे दे, या दोनों अलग अलग पीरियड का सीओजीएस दे दे, या दोनों अलग अलग पीरियड का जीपी दे दे, तो हम सेल्स रेशियो निकाल देंगे। अगर अलग अलग पीरियड का जीपी दे दिया, जीपी निकाल के दे दिया ग्रॉस प्रॉफिट, अलग अलग पीरियड का सेल्स निकाल के दे दिया, सीओजीएस निकाल के दे दिया, तो हमारा ये सेल्स रेशियो हो जाएगा। टाइम रेशियो क्या होता है, टाइम रेशियो सिंपली बहुत आसान होता है टाइम रेशियो निकालना। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड को दोनों को कंपेयर करेंगे तो टाइम रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमेशा सेल्स रेशियो के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, बेड डेट्स, ठीक है ना, कैरेज आउटवर्ड, सीओजीएस, जीपी, राइट, सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, टैक्स ऑडिट फीस, ये सब सेल्स रेशियो पे बेस्ड होते हैं। टैक्स ऑडिट फीस क्यों, क्योंकि टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। और टैक्स ऑडिट कब लगता है, टैक्स ऑडिट तब होता है जब आपका कोई पर्टिकुलर टर्नओवर से ऊपर आपका कोई पर्टिकुलर टर्नओवर बढ़ जाए तो टैक्स ऑडिट कहीं ना कहीं टर्नओवर के बेस पे होता है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो जनरली टाइम रेशियो पे जाते हैं, जैसे सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है ना, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, राइट, बहुत सारे ऐसे खर्चे जो नॉर्मल खर्चे, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे टाइम रेशियो पे जाते हैं। डेप्रीसिएशन, राइट, तो ये सारे के सारे खर्चे टाइम रेशियो पे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमेशा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के होते हैं, वो समझ में आ जाएगा पढ़ने पर ही कि आपके वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिवेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि डिवेंचर तो प्रोप्राइटरशिप में इशू नहीं होगा, डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स सैलरी, ठीक है ना, अंडरराइटिंग कमीशन, डिविडेंड, ये सारे खर्चे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के होते हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होता है जो जनरली तो प्री का होता है पर वो कभी कभार पोस्ट में भी जा सकता है, इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेज कंसिडरेशन। इस पे हमने क्या डिस्कशन किया था, हमने डिस्कशन किया था कि जब एक कंपनी बिजनेस टेक ओवर कर रही है, ठीक है ना, जिस व्यक्ति से बिजनेस ले रही है उस व्यक्ति को बोलते हैं वेंडर, मतलब वो अपना बिजनेस बेच रहा है, जो बेचने वाला होता है उसको वेंडर बोलते हैं। तो एक कंपनी बिजनेस खरीद रही है तो उसको खरीदने पर कुछ पे करना पड़ता है वेंडर को, मतलब हम एक कंपनी है तो हम पे करेंगे वेंडर को कुछ कंसिडरेशन। हमें कंसिडरेशन कब पे करना चाहिए, कंसिडरेशन पे करना चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन पे। सर डेट ऑफ एक्विजिशन ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है क्या, नहीं 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 नहीं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले भी एक आती है डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस दिन बिजनेस खरीदा गया उसके बाद कुछ टाइम बाद हम इनकॉर्पोरेट हुए। तो हमने बिजनेस आपसे खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एक बिजनेस टेक ओवर कर लिया, बट अभी मैंने अपनी कंपनी क्रिएट नहीं की, मैंने आपसे बिजनेस तो टेक ओवर कर लिया बट मैं आपका बिजनेस अभी अपना चला, आपसे जो मैंने बिजनेस टेक ओवर किया 1 अप्रैल को, अप्रैल में चलाया, मई में चलाया, जून में चलाया, इन द मीनवाइल मैंने इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, मेरा 1 जुलाई को जाके इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ, मतलब मेरा कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ वो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ। तो इसी बेसिस पर मैं बोलूंगा कि मेरा एक्विजिशन डेट पहले आएगा, इनकॉर्पोरेशन डेट बाद में आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने जिस व्यक्ति से बिजनेस खरीदा है मुझे उसको पेमेंट तो करना है ना टाइम पे, मुझे उसको पेमेंट कब करना है, मुझे उसको पेमेंट करना है एक्विजिशन डेट पर। अगर मैंने उसको एक्विजिशन डेट पर पेमेंट कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैंने उसको एक्विजिशन डेट पर पेमेंट नहीं किया तो सामने वाला मुझसे इंटरेस्ट मांगेगा और मुझे इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मुझे उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, एक्विजिशन डेट से लेकर अगर मैंने उसको पेमेंट नहीं किया है तो मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो एक्चुअल पेमेंट वाली जो डेट होती है वहां तक के पीरियड का इंटरेस्ट मुझे उसको पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक्विजिशन डेट है 1/4,
और मैंने पेमेंट, एक्चुअली मैंने पेमेंट उसको किया है, वेंडर को मैंने पेमेंट किया है से 30 सितंबर को, और मेरा इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 सितंबर। मेरा इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 सितंबर। तो मुझे बताइए मैंने इंटरेस्ट कितने पीरियड का पे किया होगा? इंटरेस्ट तो मैंने सर पे किया होगा 1/4 से 30 सितंबर तक का। यस, क्योंकि मैंने पेमेंट जिस दिन किया है वहां तक का इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है ना। फिर मुझे ये चेक करना है कि ये 6 महीने के इंटरेस्ट में से प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का कितना है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का होगा 5 महीने का, और 1 महीने का होगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का, राइट। तो हमने ये देखा था कि इंटरेस्ट टू वेंडर जो होता है वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का होता है मेनली, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का भी हो सकता है अगर पेमेंट इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद हुआ है तो। अगर पेमेंट डेट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये नहीं बताया गया कि पेमेंट किस दिन होगा, किस दिन किया गया, बस सिंपली लिखा हुआ है इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेज कंसिडरेशन, बस इतना लिखा हुआ है, आप हमेशा अज्यूम करोगे कि वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का होगा। ये वाली पॉइंट्स हमने लिखी भी थी, यहां पर देखिए ये वाले पॉइंट लिखी भी थी, अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट स्पेसिफिक डेट देन ऑलवेज अज्यूम फुल इंटरेस्ट फॉर प्री पीरियड, ठीक है, फुल इंटरेस्ट फॉर प्री पीरियड। चलिए, तो ये हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस देखे थे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, रेट्स, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब, ठीक है ना, डिस्काउंट अलाउड, ये सब सेलिंग सेल्स रेशियो पे, ये हमने सारे के सारे देखे थे। एक बेसिक्स आपको मैंने याद दिला दिया, हो सकता है आप लेक्चर ये वाला बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे, तो मैंने आपको एक बेसिक्स याद दिला दिया कि अपन किस तरीके से हमने स्टार्ट किया था। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, मतलब हमने मिलके क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो कि हमने अगले दिन क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, डिस्कस क्या हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 भी मुझे ऐसा लगता है कि हमने कर लिया था क्योंकि टिक लगे हुए, ठीक है। अच्छा सर, आपको याद नहीं कि हमने कौन सा किया था? एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग कुछ दिनों बाद कर रहा हूँ ना, ड्यू टू कोरोना, अब मैं ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसीलिए। अब हमारे पास कितने क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े हैं? आज के क्लास में हम क्वेश्चंस निपटा लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है, उसके बाद हमें 6 से लेकर करने हैं, 6, 7, 8, 9, हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं, 2 तो करना ही करना है। अब पहले अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, यस क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए बेटा। Okay, so question number 6. The partners Kamal and Vimal decided to convert their existing partnership business into a private limited company called Mazars KV Trading Private Limited with effect from 1st July 2012. The same books of accounts were continued by the company, which closed its accounts for the first term on 31st March 2013 with effect from 1st July, और ईयर एंडिंग है 31st मार्च, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई लिख रहा है, तो इसका मतलब हमें यह समझ जाना चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें समझ जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6, कि
प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा 1/4/2012 to 31st जुलाई 12, ठीक है। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा, नहीं 31 जुलाई होगा, क्या होगा, 31 जून होगा, सॉरी गाइस, 1 जुलाई 2012 to 31 मार्च 2013, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम रेशियो होगा वो होगा 3:9, मतलब 1:3, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें टर्नओवर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडवर्टीजमेंट, सेल्स कमीशन, सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, रेंट, बैड डेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, audit fees, loss on sale of investments, depreciation. The following additional information was provided. हाँ, average monthly sales doubled from 1st July. GP ratio was constant. सर ये क्यों लिखा है GP ratio was constant? ये लिखने का रीजन ये है कि प्री पीरियड में और पोस्ट पीरियड में, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जीपी का रेशियो सेम था। मतलब यह कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर मेरा जीपी रेशियो 20% है तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में भी मेरा जीपी रेशियो 20% होगा, ठीक है। और ये बोल रहा है एवरेज मंथली सेल्स डबल्ड फ्रॉम 1 जुलाई। तो अगर मैं अपना सेल्स रेशियो निकालूं, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट सेल्स रेशियो, अगर मैं सेल्स रेशियो निकालूं, मेरा मानना है कि आप भी निकाल रहे होंगे मेरे साथ, आप मुझे देख देख के रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे, है ना, थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करिए प्लीज। सेल्स रेशियो अगर मैं देखूं तो मैं मानूंगा कि मेरा अप्रैल का सेल एक्स, मई एक्स, जून एक्स, ये बोल रहा है डबल हुआ फ्रॉम जुलाई, तो जुलाई से ही हो जाएगा 2x 2x, ठीक है ना, 2x 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 2x, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2x 2x 2x, जनवरी, फरवरी, मार्च। और मेरा प्री पीरियड कितना है, 3 मंथ्स का। मेरा पोस्ट पीरियड कितना है, 9 मंथ्स का। तो मतलब यहां आ गया डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 18x। अगर मैं इसको काटूं तो ये 1:6 हो जाना चाहिए, 1:6, 3 6 18, ठीक है ना। तो सेल्स रेशियो हो गया 1:6। फिर कह रहा है ऑल द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड ऑन 31st मई। ऑल द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड ऑन 31st मई। 31st मई को सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए। बेटा 31st मई को अगर सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो जो ऊपर ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, अगर 31st मई को सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो मई मतलब अप्रैल, मई, जून, ये तो प्री पीरियड है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये प्री हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो होगा ये भी प्री हो जाएगा, ये भी प्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एवरेज मंथली सैलरी डबल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर। सैलरी कब से डबल हुई है, अक्टूबर से हुई है। तो चलो ठीक है, सैलरी रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सैलरी रेशियो निकाल लेते हैं। अब सैलरी अज्यूम करते हैं x x x, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना। फिर अक्टूबर से वो डबल हो गई, मतलब 2x 2x
2x 2x 2x और 2x, ये हो गए 12 महीने, राइट। अब हमारा टाइम रेशियो क्या है? टाइम रेशियो 3:9, मतलब 3 महीने हमारा प्री पीरियड है। तो 3 महीने अगर हमारा प्री पीरियड है तो इसका मतलब यहां पर ये हो जाएगा प्री और ये हो जाएगा पोस्ट। तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15x। तो ये कितना हो जाएगा? 1:5। ठीक है, 1:5, 3 5 15। चलो, सैलरी रेशियो हो गया। उसके बाद द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस ऑन 1 जुलाई फॉर विच रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड। अच्छा, कंपनी ने 1 जुलाई से, क्योंकि 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेशन हो गया ना, तो कंपनी ने अपना बिजनेस भी एक्सपैंड किया। तो 1 जुलाई से क्योंकि बिजनेस एक्सपैंड किया तो ₹20,000 का एक्स्ट्रा रेंट देना शुरू कर दिया। तो रेंट कहाँ है? 5,50,000। चलिए रेंट की वर्किंग करते हैं, है ना। कहाँ करें? यहां करते हैं। रेंट, हाँ, टोटल रेंट कितना है? 5,50,000। टोटल रेंट है 5,50,000। इसमें से एक काम करते हैं, जो एडिशनल रेंट पे कर रहे हैं हम, एडिशनल रेंट 20,000 पर मंथ के हिसाब से कब से लेकर पे कर रहे हैं? जुलाई से लेकर पे कर रहे हैं। कब से लेकर पे कर रहे हैं? जुलाई से लेकर पे कर रहे हैं। तो जुलाई से लेकर अगर आप पे कर रहे हो तो 9 मंथ्स का पे कर रहे हो, मतलब 1,80,000 का, 1,80,000 का पे कर रहे हो। और ये टेक्निकली जो एडिशनल रेंट पे कर रहे हैं हम, ये पूरा कौन सा है? पोस्ट पीरियड का है। तो अब रिमेनिंग कितना आ जाएगा? अरे यार, कैलकुलेटर तो मेरे पास है ही नहीं, 1 सेकेंड। आप निकाल लीजिए। यस, ये हो जाएगा 370। अब जो 370 है, हम ये मानेंगे फॉर होल ईयर। तो इसको पहले प्री और पोस्ट में 3:9, मतलब टाइम रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 3, ये हो जाएगा 92,500। ठीक है, माइनस 370, तो ये हो जाएगा 277,500 प्लस 180 जो आपने अलग किया था उसको हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया 457,500। ठीक है, 457,500। फिर कह रहा है बेड डेट्स। ये सारे पॉइंट हमने देखे हैं कभी पिछले वाले क्वेश्चंस में। बेड डेट्स रिकवर्ड अमाउंटिंग टू 50,000 फॉर अ सेल मेड इन 2010। हमारा कौन सा वाला ईयर चल रहा है? 2012-13 चल रहा है। और इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? 1 जुलाई 2012 को। सेल हुई थी एक 2010 में सेल हुआ था उस, तब हमारा एक बैड डेट हो गया था। तो 2010 में हमने एक बैड डेट बुक किया था, 2010 में हमने बैड डेट बुक किया था, तो 50,000 रुपीज का बैड डेट बुक किया था। अभी हमें इस बार 50,000 रिकवर हो गए, हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेट्स मेंशन्ड अबव। तो आप ध्यान से अगर ऊपर देखेंगे बैड डेट्स, ये 1 लाख है
1 लाख के जो बैड डेट्स हैं, इस मतलब ये 1 लाख का खर्चा दिख रहा है आफ्टर डिडक्टिंग 50,000 का रिकवरी। तो बैड डेट को टेक्निकली आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने पिछली क्लास में भी देखा था कि कुछ बच्चे उलझ रहे थे बेवजह। टेक्निकली उनको ये समझना पड़ेगा कि बैड डेट का पॉइंट ऐसा है, जो बैड डेट्स आपका पीएनडल में दिया हुआ है, गिवन इन पीएनडल, वो दिया हुआ है 1 लाख रुपीस। कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीस। एंड ये एक्सपेंस साइड दिया हुआ है, राइट। अच्छा, ये जो बैड डेट्स हैं, ये लिखा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिकवरी। मतलब जो भी हमारे टोटल बैड डेट्स होंगे एज एक्सपेंस, उसमें से हमने बैड डेट्स की रिकवरी को माइनस कर दिया और हमारे नेट बैड डेट्स एक्सपेंस हमने पीएनडल में चार्ज कर दिए, और ये वही है नेट। तो हमने 50,000 की रिकवरी की, पीएनडल में हमारे दिख रहे हैं 1 लाख। तो बताइए हमारे टोटल बैड डेट्स कितने होंगे? हमारे टोटल करंट ईयर बैड डेट्स होंगे 1,50,000 बिफोर रिकवरी। बिफोर रिकवरी, ठीक है ना। जो 50,000 होगा, अच्छा इसको हम कैसे बांटेंगे? सेल्स रेशियो में। और जो रिकवरी होगी $50,000, उसको हम क्या मानेंगे? इनकम। और उसको कहां ले जाएंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। प्री में क्यों ले जाएंगे? क्योंकि वो 2010 का बैड डेट है, 2010 में हमने एक्सपेंस बुक किया, प्री पीरियड का है, इनकॉर्पोरेशन डेट से पहले का बैड डेट हुआ था, रिकवर इस बार हुआ, तो हम उसको इनकॉर्पोरेशन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर ऑडिट फीस पर्टेन्स टू द कंपनी। ऑडिट फीस वो साफ साफ बोल रहा है कंपनी की है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट अपॉर्शनिंग द एक्सपेंसेस बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अगर मैं स्टार्टिंग से चलूं तो टर्नओवर रेशियो के लिए हमारे पास 1:6 है। इंटरेस्ट जो है वो हमारा पूरा का पूरा प्री है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके लिए भी 1:6 है। एडवर्टीजमेंट 1:6 क्योंकि सेल्स के बेसिस पे होगा। सेल्स कमीशन ये भी 1:6। सैलरी 1:5 क्योंकि अलग से निकाला। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन ये होना चाहिए पोस्ट, क्योंकि डायरेक्टर तो हमारा कंपनी में होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये होना चाहिए पोस्ट। रेंट के लिए हमने सेपरेटली कर लिया। बैड डेट हमने देख लिया कि 1.5 जो एक्सपेंस है उसको हम सेल्स रेशियो में करेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन ये पोस्ट। ऑडिट फीस पोस्ट क्योंकि बोल रहा है। लॉस ऑन सेल प्री। डेप्रीसिएशन टाइम रेशियो। टाइम रेशियो क्या है? टाइम रेशियो 1:3। इस क्वेश्चन में टाइम रेशियो ज्यादा काम नहीं आ रहा, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को हम निपटाते हैं फॉर्मेट बना के, ठीक है। चलिए बनाइए फॉर्मेट। क्या पूछ रहा है वो? स्टेटमेंट अपॉर्शनिंग एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। जिसमें हम दिखाएंगे पर्टिकुलर्स, रेशियो, टोटल, प्री, पोस्ट। सबसे पहले सेल्स। सेल्स का क्या दिया हुआ है? 240। अच्छा रुपीज इन लैक्स है तो हम इसको भी कर देंगे रुपीज इन लैक्स, ठीक है।
सेल्स टोटल दिया हुआ है 240, रेशियो क्या है 1:6। 1:6 ही है ना? यस 1:6। तो ये है 1:6, 240 माइनस 102, ठीक है 1:6। ये हो जाएगा 34.286, 205.714। चलिए ऐसे बांटना शुरू करिए अब, जल्दी से जल्दी बांटना स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद COGS है, ठीक है, COGS को भी बांटिए, COGS को बांटिए 102, COGS 102 वो भी जाएगा आपका 1:6 में। तो ये जाएगा 14.571, ये हो जाएगा 87.429, ये हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आगे बढ़ते जाइए बेटा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आएगा और बैड डेट रिकवरी आएगी। पहले अपन 40 माइनस 102, 138, 19.715, 118.285, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें प्लस करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। यार थोड़ा सा इसको ना बैड डेट्स रिकवर्ड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये प्री हो जाएगा, ये भी प्री हो जाएगा, ठीक है। कितना है भाई? ये दिया हुआ है 6 और 50, 6 lakhs और 50,000। तो ये 6 और ये 0.5, तो ये 6 इसमें आ जाएगा और 0.5, ठीक है। टोटल कर देते हैं अगेन, 138 प्लस 6 प्लस 0.5 ये हो जाएगा 144.5, 19.715 प्लस 6 प्लस 0.5 26.215, 118.285, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस एक्सपेंस करेंगे। COGS तो हो ही चुका है, अब COGS के बाद है अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पहले तो मुझे बताओ 1:6 में जाना चाहिए, राइट। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है कितना अपना? टोटल 3 है क्या?
टोटल कितना है 3, सेल्स कमीशन 6, एडवर्टीजमेंट है टोटल 3, ठीक है, टोटल 3 है तो 3 डिवाइड बाय 7, ये हो जाएगा 0.429 कर दो, 3 डिजिट में 4285 आ रहा है, 429। सर ये पॉइंट में आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, मैं मान सकता हूँ आपकी बात, क्योंकि अभी आप इंटरमीडिएट में हो, आपकी अभी आदत नहीं लगी पॉइंट्स में खेलने की, पर थोड़ी सी अब आदत बनाइए, फाइनल में आपको ऐसा नहीं लगेगा। बट क्या होता है शुरू शुरू में ऐसा लगता है अरे यार पॉइंट में आ रहा है, सही तो है कि नहीं है, पॉइंट की ना हमें आदत नहीं होती, ये बात फैक्ट है, पॉइंट की हमें आदत नहीं होती, तो इसीलिए हमें लगता है अरे यार सही है कि नहीं, तो डोंट वरी, सही है। 3 में से 0.429 गया, 2.571। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस आपके वही सेम 1:6 पे जाएंगे, कितने के हैं 6 lakhs के हैं, 6 lakhs के हैं तो इसको बांटो, ये आएगा 0.857 और ये आ जाएगा 5.143। सेलिंग एक्सपेंस के बाद आपका सैलरी है, सैलरी को याद होगा आपने 1:5 में बांटा था, ठीक है ना, सैलरी को आपने बांटा था 1:5 में, तो सैलरी है कितना, सैलरी 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 18 डिवाइड बाय 6, ये आपका आ जाएगा 3 और 15, 3 और 15, ठीक है। फिर उसके बाद सैलरी के बाद आपका है मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये तो आपका जाएगा पूरा का पूरा पोस्ट में, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा पोस्ट पे जाएगा, तो ये है कितना 6, तो ये 6 पूरा का पूरा जाएगा, ठीक है। मैं एक्चुअली अलग से मोबाइल पे भी मैंने क्वेश्चन ओपन कर लिया है, क्योंकि मेरे पास बार बार ऐसे ऐसे करने में, ड्रैग करने में प्रॉब्लम आपको भी होगी और मुझे भी हो रही है, बार बार देखना पड़ रहा है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी क्या है पोस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पोस्ट है, हाँ ठीक है, कितना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2, तो ये तो हमने बोला था पोस्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बाद कितना है रेंट है, रेंट को तो हमने अलग किया भी था 92,500 और 457,500, तो हम ये दिखा देंगे वर्किंग नोट नंबर 4। टोटल कितना था 5,50,000, 5.5 तो 5,50,000 में से अगर आपने 92,500 कर दिया तो कैसे लिखोगे, 92,500 डिवाइड बाय 1 लाख, लैक्स में है ना, अब तो 0.925। अरे भाई किसी भी फिगर को लैख में कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख से 1 लाख से डिवाइड कर दो, 92,500 डिवाइड बाय 1 लाख तो 0.925 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है 457,500, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.575, ठीक है। अच्छा उसके बाद और कौन सा है, उसके बाद बैड डेट्स है, बैड डेट्स को तो हमने टाइम रेशियो में बांटना पड़ेगा, 1:6 में 1.5, तो यह हो जाएगा आपका 0.214, बाकी हो जाएगा 1.286, ठीक है। बैड डेट्स के बाद अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन आपका पूरा पोस्ट, कितना है अंडरराइटिंग कमीशन 2, तो ये पूरा का पूरा पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑडिट फीस, ये भी उन्होंने बोल दिया कि ये पर्टेन्स टू द कंपनी का है, तो ये कितना है 1, तो ये हमने 1 कर दिया, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ये होगा प्री क्यों सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने मई में ही बेच दिए थे, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक सेकेंड, ऑडिट फीस 2 है क्या, अंडरराइटिंग कमीशन 2, ऑडिट फीस 2, ये 1 है, तो हमने इसको 1 कर दिया यहाँ पर। फिर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टाइम रेशियो में जाएगा 3:9, मतलब 1:3, ठीक है, वो कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। इसी के साथ हमारा
ये निकल जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। जो भी आपका आएगा प्री पीरियड का उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, और जो ये होगा ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, ठीक है, हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। गाइस अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। मैं बिलीव मी मतलब अब सारे क्वेश्चन ना आपके लगभग सेम टू सेम है, लिटरली सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने देख लिया, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाने वाला हूँ 2, और अभी फिर 7, 8, 9 भी हम डिस्कस करेंगे। 7, 8, 9 तो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। आंसर बुक में उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद आप अपने आंसर बुक से उसको मैच करिएगा। चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. The partners of Maitri Agencies decided to convert the partnership into private limited company called MA Private Limited. मैत्री एजेंसीज करके एक फर्म है, पार्टनर्स की फर्म है, और इनका पार्टनरशिप चलता है। इन्होंने बोला कि हम अब इसको बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं MA प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2012। हम कब से इसको करना चाहते हैं? 1 जनवरी से हम इसको करना चाहते हैं। द कंसिडरेशन वॉज अग्रीड एट 1 करोड़ 17 lakhs। कंसिडरेशन कितने का है? 1 करोड़ 17 lakhs का कंसिडरेशन है। मतलब जो कंपनी है, कंपनी बिजनेस खरीद रही है पार्टनर्स से, और वो कंसिडरेशन पे करेगी किसको? पार्टनर्स को। कंसिडरेशन पे करेगी पार्टनर्स को। सर पार्टनर्स को कंसिडरेशन पे करेगी, पार्टनर्स ही तो अपने कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक्चुअली वो पार्टनर्स को कंसिडरेशन पे करेगी बाय वे ऑफ शेयर्स। वो शेयर इशू कर देगी तो पार्टनर बन जाएंगे शेयर होल्डर्स। तो 1 करोड़ 17 lakhs का कंसिडरेशन बनता है बेस्ड ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर। ठीक है, मतलब हमने बिजनेस टेक ओवर कब किया? 1 जनवरी को। बिजनेस टेक ओवर 1 जनवरी को हुआ। तो मैं कुछ बातें लिख देता हूं। बिजनेस टेक ओवर डेट 1 जनवरी 2012। बिजनेस टेक ओवर डेट क्या है? 1 जनवरी 2012। मैं एक काम करूं, ये मिटा दूं। हाँ, सो बिजनेस टेक ओवर डेट होगी 1 जनवरी 2012। फिर बढ़ते हैं आगे। However, due to procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st April. Incorporation date 1st April. Incorporation date 1st April 2002. Incorporation date. ठीक है. Meanwhile, the business was continued on behalf of the company. जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया जाए तब तक कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस किया गया, जनवरी, फरवरी, मार्च में, ठीक है ना। द कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड ऑन दैट डे विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। अच्छा, कंसिडरेशन सेटल कब हुआ? ध्यान से इस पॉइंट को पढ़िए। कंसिडरेशन सेटल कब हुआ? ये बोल रहा है मीनवाइल द बिजनेस वॉज कंटिन्यूड on behalf of the company and the consideration was settled on that day with interest at the rate of 12% per annum. Meanwhile मतलब जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाए, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाए तब तक कंपनी का बिजनेस चलता गया। मतलब वो बात कर रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च की।
जनवरी फरवरी मार्च में बिजनेस किया गया कंपनी के बिहाफ पर, जब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो। इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? अप्रैल में, और उसी दिन कंपनी ने पेमेंट कर दिया 1,17 लाख का। The consideration was settled on that day. When they say कि that day, on that day मतलब जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। So consideration paid on 1st April 2012, 1st April 2012, 1st April 2012, ठीक है। कंसिडरेशन कब हुआ? 1st April 2012 को सेटल हुआ। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितने महीने का ड्यू हो जाएगा? इंटरेस्ट मस्ट बी पेड फॉर 3 months, दैट इज प्री पीरियड। 3 महीने का इंटरेस्ट पे होगा 12% के हिसाब से। The same books of accounts were continued by the company which closed its accounts for the first time on 31st March 2013। अब ध्यान से देखिए, कंपनी ने ये अकाउंट्स पहली बार क्लोज कब किए? 31st मार्च 2013 को। इसका मतलब जो हमारी बैलेंस शीट डेट है 31st मार्च अगर है 2013, तो इसका मतलब बिजनेस पीरियड कितना रहा? 15 मंथ्स का रहा। कैसे रहा 15 मंथ्स का? बिजनेस टेकओवर कब हुआ? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से बिजनेस टेकओवर हुआ और जनवरी फरवरी मार्च बिजनेस चलाया गया कंपनी के बिहाफ पे। कह रहा है वो कि कंपनी के बिहाफ पे बिजनेस चलाया गया। अप्रैल से लेकर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ और 1 अप्रैल को जाके हमारी कंपनी बन गई, और वहां से लेकर हमने अपना बिजनेस एज अ कंपनी के नेम पर चलाना शुरू किया। और हम अपने फर्स्ट अकाउंट क्लोज कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। इसका मतलब पूरा बिजनेस का पीरियड कितना है? 15 मंथ्स। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जहां पर टोटल पीरियड 12 मंथ्स ना होके 15 मंथ्स है। तो यहां पर उलझिएगा मत, ठीक है ना। यहां पर दिक्कत नहीं है करने में। पूरा जो पीरियड ऑफ बिजनेस है वो 15 मंथ्स है। सर ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? पीरियड 12 महीने से कम भी हो सकता है, पीरियड 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। 12 महीने के जनरली होते हैं, बट 12 महीने से ज्यादा पीरियड भी हो सकता है, जो कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। कितना है? 15 मंथ्स। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जहां पीरियड 12 महीने से कम भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन अपने पास है। तो बिजनेस पीरियड कितना है? 15 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहां पर सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरी, डेप्रीसिएशन। देखिए डेप्रीसिएशन तो मेरा मानना है टाइम रेशियो में होना चाहिए। लिख लेते हैं, अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो चेंज कर दूंगा मैं। एडवर्टीजमेंट मेरे हिसाब से सेल्स रेशियो होना चाहिए। डिस्काउंट सेल्स रेशियो होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट हम अपने डेटर्स को अलाउ करते हैं और डेटर्स को सेल करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट होना चाहिए। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो होना चाहिए। ऑफिस कम शोरूम रेंट। अब ये रेंट लिख दिया तो रेंट पे हो सकता है वो कुछ खेल खेलें, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूं टाइम रेशियो। इंटरेस्ट, अब देखो इंटरेस्ट कितना है? 9,51,000। इंटरेस्ट टोटल कितना है? 9,51,000। अभी अपन इंटरेस्ट पे भी अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। द कंपनीज only borrowing was a loan of 50 lakh at the rate of 12% per annum to pay the purchase consideration due to the firm and for working capital requirement। अब ध्यान से एक पहली वर्किंग में आपको करवा रहा हूं। ये सोचो कि कंसिडरेशन कितना था? 1,17 lakhs। कंसिडरेशन कितना था? 1,17 lakhs, ठीक है। सर ये क्या होता है 1,17 लाख कंसिडरेशन? अरे कंपनी पार्टनर्स को 1,17 लाख के शेयर्स इशू करेगी ताकि पार्टनर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएं। पर पार्टनर्स को ये कब दिया गया? 1 अप्रैल को।
और पार्टनर से बिजनेस टेक ओवर कब किया गया? बिजनेस टेक ओवर डेट 1 जनवरी को। तो पार्टनर लोग क्या बोलेंगे कि अरे यार 1,17,00,000 रुपए तुमने तो हमारे ब्लॉक कर दिए ना, 1,17,00,000 का बिजनेस ले लिया हमसे जनवरी में और हमें तुम पे कर रहे हो अप्रैल में, तो 3 महीने का तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गया। यही 3 महीने में अगर 1,17,00,000 हम कहीं इन्वेस्ट कर देते तो हमें इंटरेस्ट होता, तो इसलिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% फॉर 3 मंथ्स, हमें 3 मंथ्स का पे करना पड़ेगा। तो निकालिए 1,17,00,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 1,17,00,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 3,51,000। 3,51,000, 3,51,000 का क्या है? इंटरेस्ट टू वेंडर। ये हो गया इंटरेस्ट टू वेंडर। और हमने ये कौन से पीरियड का दिया है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये क्या हुआ? प्री पीरियड। ये पूरा पूरा क्या हुआ? प्री पीरियड। सर पीएनएल में तो इंटरेस्ट 9,51,000 दिया हुआ है, वही तो पीएनएल में दिया हुआ है 951, जिसमें 351 जो होगा वो प्री पीरियड होगा बॉस। 350 तो क्या होगा? प्री पीरियड। सर बाकी का देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, कंपनीज ओनली बोरोइंग, कंपनीज ओनली बोरोइंग वाज अ लोन ऑफ 50,000। कंपनीज ओनली बोरोइंग, यहां पर कंपनी की बात कर रहा है, मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी एक बोरोइंग चल रही है 50 लाख रुपए की 12% के ऊपर। तो अगर आप 50 लाख के ऊपर, अगर आप 50 लाख के ऊपर रफली, अगर आप 50 लाख के ऊपर 12% का निकालोगे, 50 लाख के ऊपर अगर आप 12% का इंटरेस्ट निकालोगे तो ये आएगा 6 लाख रुपए। और 6 लाख ही तो हो रहा है, 951 में से 351 तो इंटरेस्ट प्री पीरियड का है। तो जो 6 लाख का जो इंटरेस्ट हुआ वो कौन से पीरियड का हुआ? वो अप्रैल से मार्च हुआ। क्यों सर? क्योंकि कंपनी की बोरोइंग है, पार्टनरशिप की बोरोइंग नहीं थी। कंपनी कह रही है कि हमने 50 लाख रुपए का लोन लिया 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेशन डेट होने के बाद। सर ये कहां लिखा है कि 1 अप्रैल का इनकॉर्पोरेशन डेट होने के बाद? देखो ना क्या लिखा है, टू पे द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए, फॉर्म को पे करने के लिए और बाकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, बाकी बिजनेस चलाने के लिए कंपनी ने 50 लाख का लोन लिया। एक बात बताइए, लोन कब मिलेगा कंपनी को? इनकॉर्पोरेशन डेट से पहले लोन मिल नहीं सकता, लोन मिलेगा इनकॉर्पोरेशन डेट या उसके बाद। तो ये कह रहा है कि हमने 50 लाख का लोन लिया। अब यहां पर क्रॉस चेक करने वाली बात है और कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। अगर मैं 50 लाख का 12% निकालता हूं तो वो बनता है 6 लाख रुपए, ठीक है ना। और अगर मैं 9,51 से वो कंपेयर करता हूं तो मेरे को सीधा सीधा पिक्चर क्लियर हो जाती है। कॉमन सेंस होता है कि यार 951 में से तो 351 वो 3 महीने का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट टू वेंडर है। तो जो बाकी का 951 में से 3 लाख हटाएंगे, 351 हटाएंगे तो बचेगा 6 लाख। तो ये 6 लाख तो यही 50 लाख पर है। इसका मतलब लोन लिया गया होगा 1 अप्रैल को ही। फिर से रिपीट कर देता हूं, टोटल इंटरेस्ट 9,51,000 का है, उसमें से 3,51,000 का इंटरेस्ट टू वेंडर है जो कि हम प्री पीरियड बोल रहे हैं। तो बाकी का कितना बचा? 6 लाख। अब हमने ये 6 लाख कंपेयर किया, हमने देखा कि ये 6 लाख कौन से पीरियड का होगा। तो हमने देखा 50 लाख का अगर 12% किया जाए, 50 लाख का अगर 12% पर एनम किया जाए तो आजकल 6 लाख आता है, ठीक है ना। तो 6 लाख अगर आता है तो ये 6 लाख तो 12 मंथ का हुआ। तो 12 मंथ का हुआ मतलब 1 अप्रैल से ही बनता है बॉस, ठीक है ना। और ये कंपनी का है तो ये पूरा का पूरा पोस्ट पीरियड का होगा। तो इंटरेस्ट का फंडा क्या होगा? इंटरेस्ट का मैं आपको वर्किंग बता देता हूं एक और। वर्किंग टू टोटल इंटरेस्ट 9,51,000, इसके 2 प्री पीरियड, पोस्ट पीरियड 351 और 6, ऐसे होगा, ठीक है। 351 की वर्किंग आपके सामने है, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए पहले।
चलो आगे बढ़ते हैं। The company was able to double the average monthly sales of the firm from 1st April 2012, but the salaries tripled from that date. 1 अप्रैल से फर्म का जो सेल है वो डबल होने लगा, बट जो सैलरी है वो ट्रिपल होने लगा. इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई फॉर विच रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ पे किया गया. अब मैं आपको जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है. सबसे पहले सेल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम सेल्स रेशियो, एक काम करते हैं, हम टाइम रेशियो से स्टार्ट करते हैं. टाइम रेशियो जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स, फिर अप्रैल टू मार्च 2013, ये 2002, 12 मंथ्स. ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट, तो ये कितना होगा 1:4. तो टाइम रेशियो हो गया आपका 1:4. अब बात करते हैं सेल्स रेशियो की. सेल्स रेशियो ये बोल रहा है एवरेज मंथली सेल ऑफ द फर्म फ्रॉम अप्रैल 2012 डबल हो गई. तो आपकी पहले एक्स होगी जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जैन, फेब, मार्च, यहां से आपकी 2x हो गई. तो 2x इंटू 12 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आजकल 12 महीने होते हैं, ठीक है ना. ये आपका पोस्ट पीरियड है, ये आपका प्री पीरियड है, तो इसका मतलब 3x हो गया. 3x इज टू 24x, इसका मतलब ये हो गया 8, ये हो गया 1:8, ये हो गया 1:8. आई बात समझ में कि नहीं? 1:8, 1:8 सेल्स रेशियो, ठीक है. फिर आप क्या करोगे, सेल्स रेशियो को 1:8 में डिवाइड करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी 1:8 में, एडवर्टीजमेंट 1:8 में, डिस्काउंट 1:8 में, ठीक है. सैलरी ट्रिपल्ड, तो सैलरी की बात करते हैं. सैलरी ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट. सैलरी के केस में तो बाप रे बाप. सैलरी रेशियो अगर x है पर मंथ, तो स्टार्टिंग के 3 महीने की 3x हो जाएगी. और पोस्ट पीरियड में वो हो जाएगी 3x पर मंथ, तो 12 महीने की 36x हो जाएगी. ओहो, तो ये हो गया रेशियो 1:12 सैलरी का. तो सैलरी का रेशियो हो गया ये हो जाएगा 36x 1:12. डेप्रीसिएशन अभी हमने देखा ना कितना है 1:4 टाइम रेशियो. मिसलेनियस 1:4. ऑफिस कम शोरूम रेंट. रेंट के केस में लिखा हुआ है इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई विच रेंट वाज 30,000 पर मंथ. तो रेंट कितना है 7,20,000.
बस एक रेंट की वर्किंग करके दे रहा हूँ, बाकी चुपचाप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आपको खुद भी सॉल्व करना आना चाहिए। स्पून फीडिंग थोड़ा थोड़ा करके कम करते जाओ। वर्किंग नोट नंबर 4, रेंट टोटल कितना है 7,20,000। इसमें से पोस्ट का एडिशनल कितना है, एडिशनल कितना है 30,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई। तो 1 जुलाई मतलब 9 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 2,70,000। तो 2,70,000 अपन ने कर दिया। कितना बचा 4,50,000। 4,50,000 को टाइम रेशियो में 1:4 में डिवाइड कर देना, ठीक है ना। और 270 को आप पूरा का पूरा पोस्ट मान लेना, ठीक है। दैट्स इट। मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने ये डेट्स देखी। बिजनेस टेक ओवर डेट 1 जनवरी, ठीक है ना। बिजनेस टेक ओवर डेट 1 जनवरी हुई। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डेट 1 अप्रैल हुई, तो इसका मतलब प्री पीरियड हो गया 3 महीने का। बैलेंस शीट डेट 31 मार्च है, मतलब पोस्ट पीरियड हो गया 12 महीने का। तो 3 महीने और 12 महीने मतलब 1:4 टाइम रेशियो हो गया, ठीक है ना। बिजनेस पीरियड आपका 15 महीने का है। इंटरेस्ट आपको 3 महीने का देना पड़ेगा। तो हमने ये 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया 3,51,000। किसके ऊपर, परचेज कंसिडरेशन 1,17,00,000 के ऊपर। 1,17,00,000 का 12% 3 महीने के हिसाब से 351 का प्री पीरियड हो गया। ये आपकी एक वर्किंग हो गई, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने देखा कि टोटल इंटरेस्ट हमारा 9,57,000 है, उसमें से प्री पीरियड हमारा 351 हमने निकाल लिया वर्किंग नोट नंबर 1 से। तो हमारा बाकी का आ गया 6 लाख वर्किंग नोट नंबर 2 का, मतलब पोस्ट पीरियड का। फिर हमने टाइम रेशियो हमने 3:12 मंथ मतलब 1:4 निकाला। सेल्स रेशियो हमने 3:24 निकाला, मतलब 1:8 निकाला। फिर 1:12 निकाला सैलरी रेशियो, ठीक है। और फाइनली हमने रेंट का वर्किंग नोट किया कि रेंट हमारा टोटल 7,20,000 है, उसमें से एडिशनल 270 जो है 30,000 जो है वो जुलाई से लेकर का है, ठीक है ना। वो जुलाई से लेकर मार्च तक का है। जुलाई टू मार्च, तो वो पोस्ट पीरियड का है। तो बाकी का 450 जो होगा वो पूरे 15 महीने का होगा 1:4 का, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व आप ही करोगे। सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं क्वेश्चंस के आंसर बुक में, तो आप अलग से वो देखोगे। आंसर बुक अलग देने का रीजन ही यही है कि पहले आप क्वेश्चंस खुद ट्राई करें, ठीक है। क्या होता है जब क्वेश्चन के जस्ट बाद सॉल्यूशन होता है ना, तो बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, और मेरे टाइम पे मतलब जब मैं भी स्टूडेंट था आदत होती है यार, मतलब वो बहुत ही बुरी आदत होती है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में नजरें हमारी चली जाती है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि कम से कम कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम पहले खुद सॉल्व करें और फिर आंसर देखें, ठीक है। आंसर होना भी जरूरी है हमारे पास। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, एंड बिलीव मी गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को आप एग्जाम के लिए टिक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, 3 खत्म ऑलरेडी, 4 ऑलरेडी खत्म, 5 ऑलरेडी खत्म, 6 हमने अभी अभी क्वेश्चन अभी इससे पहले किया। अब आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 करेंगे। मतलब 7, 8 जो होगा वो मैं आपके साथ सभी डिस्कस करूंगा, ऊपर से डिस्कस करूंगा। जहां मुझे लगेगा कुछ सॉल्व करके बताना है, कोई वर्किंग बतानी है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं आपके ऊपर होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि जरूरी है अब आपको ये क्वेश्चंस खुद से करना ट्राई करने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द प्रमोटर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड टुक ओवर on behalf of company a running business with effect from 1st April 2011. The company got incorporated on 1st August. तो अप्रैल में जून जुलाई, एक्विजिशन डेट है अप्रैल में जून जुलाई, 4 महीने का हो गया प्री पीरियड 4 मंथ्स, और पोस्ट पीरियड आपकी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च, तो 8 मंथ्स। पोस्ट पीरियड चेक करने से पहले बैलेंस शीट डेट चेक कर लिया करो। जैसे अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने देखा 15 महीने हो गए अचानक से, तो इसीलिए प्री पोस्ट चेक करने के लिए सारी डेट्स देख लिया करो कि एक्विजिशन डेट कौन सी है, इनकॉर्पोरेशन डेट कौन सी है, बैलेंस शीट डेट कौन सी है। 3 डेट्स, एक्विजिशन डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट, बैलेंस शीट डेट। पिछले क्वेश्चन में हमारा ओवरऑल पीरियड 15 महीने का हो रहा था इनका, ठीक है। द एनुअल अकाउंट्स वर मेड अप टू 31 मार्च which revealed that the sale for the whole year was total at 16। वाह रे वाह, पूरे साल भर की सेल दी हुई है, उसमें से आउट ऑफ विच सेल स्टिल 31 जुलाई 400,
जब पूरे साल भर की सेल तेरे को दी हुई है और उसमें से प्री पीरियड की सेल तेरे को 400 दी हुई है, तो पोस्ट पीरियड की सेल तेरे को निकालने में आसानी हो जाएगी 1200। तो सोच तेरा सेल्स रेशियो क्या हो जाएगा, तेरा सेल्स रेशियो हो जाएगा 4:16, 16 में से 4 गया 12, 4:12, मतलब ये हो जाएगा 1:3, 1:3। और तेरा टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम रेशियो हो जाएगा 1:2। वेरी गुड रे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वॉज 25%, ग्रॉस प्रॉफिट 25% था, तो क्या करेगा भाई, 400 का 25% और 1200 का 25%। 400 क्या है प्री पीरियड का, और 16 में से 400 क्या है 1200, 1200 का 25% क्या होगा पोस्ट पीरियड का, तो तेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो ऐसे ही आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? इस क्वेश्चन में लोग सोच रहे होंगे, बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं। बेटा है परसेंटेज फॉर्म में, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है 25%। सर 25% किसका? बेटा ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल पर निकालते हैं। जीपी का फॉर्मूला ही क्या होता है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल। जीपी कैसे निकालते हो, सेल में से सीओजीएस माइनस करके, कितने का कितने में। तो कहीं ना कहीं जीपी क्या है, जीपी सेल पर होता है एक्सक्लूसिवली। मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया कि जीपी हमेशा सेल्स पर होता है, तो जीपी रेशियो निकालने के लिए ऑन सेल होता है। तो 25% तुम किसका निकालोगे, 400 वाले जो सेल है प्री का, और 1200 वाली जो सेल है पोस्ट का उसका। अब आ जाओ सैलरी, सैलरी अब देखो कोई रेशियो इसमें दिए नहीं है, तो सैलरी हो जाएगा तुम्हारा 1:2 मतलब टाइम रेशियो, 1:2 मतलब टाइम रेशियो, 1:2 मतलब टाइम रेशियो। ट्रेवलर्स कमीशन 1:2 मतलब टाइम रेशियो, डिस्काउंट अलाउड मतलब 1:3 सेल्स रेशियो, बैड डेट्स 1:3 सेल्स रेशियो, डायरेक्टर फीस पोस्ट, टैक्स ऑडिट फीस 1:3 सेल्स रेशियो, डेप्रिसिएशन 1:2 डेप्रिसिएशन हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट, बस खत्म। सर ट्रेवलर्स कमीशन क्या होती है, ट्रेवलर्स कमीशन मतलब आपने ट्रेवलिंग एजेंट को कमीशन दिया, ठीक है ना। जनरली इसका कोई सेल से स्पेसिफिकली इंपैक्ट नहीं पड़ता जब तक वो अलग से बता ना दे, तो आप उसको टाइम रेशियो मानोगे। सो गाइस ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, मैं बिलीव करता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो मुझे आप डेफिनेटली पूछो व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Sneha Limited was incorporated on 1st July 2011. Incorporated on 1st July. Incorporated on 1st July to acquire the running business of Atul Sons with effect from 1st April. क्या यार सर, वही सिंपल घिसे पिटे क्वेश्चंस। 1st अप्रैल तुम्हारा एक्विजिशन डेट है, 1st जुलाई को इनकॉर्पोरेशन हुआ है, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने आपका प्री। और पोस्ट देखने से पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट ड्यूरिंग द ईयर 11-12, तो 11-12 बोल दिया मतलब 12 महीने बोल दिया, तो इसका मतलब बाकी का 9 महीने। तो टाइम रेशियो क्या हो गया, टाइम रेशियो क्या हो गया 1:3। टोटल सेल्स वाज 24 लाख ऑफ विच 480 वर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। अब ध्यान से देखो, इसने गेम खेला है आपके पास, ये बोल रहा है टोटल सेल तुम्हारा कितना है 24 लाख है, 24 लाख में से वो बोल रहा है टोटल सेल वर 24 लाख ऑफ विच 480 वर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। फर्स्ट 6 मंथ्स मतलब अप्रैल टू सितंबर 480 है। माइंड इट, आपका प्री पीरियड 6 महीने का नहीं है, आपका प्री पीरियड 3 महीने का है। तो इसका मतलब अक्टूबर टू मार्च की जो सेल हुई वो 19,20,000 है। ये तो पूरा पूरा पोस्ट है नो डाउट, बट इसके भी अब 2 हिस्से होंगे, प्री और पोस्ट। प्री तो सिर्फ 3 मंथ्स होगा और ये भी 3 मंथ्स होगा। तो सर हम इस 480 को कैसे बांटें, कोई और तरीका दिया नहीं है, 1:1 में बांट दो, मतलब टोटल मिला के इसको 6 महीने की सेल है ना ये, तो 3 महीने यहां 3 महीने यहां, मतलब 1:1। तो इसमें हो जाएगा ये 2,40,000 और ये हो जाएगा 240। तो जो पोस्ट पीरियड है वो 1920 और 240 और प्री पीरियड 240 है। द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वाज 390,800, ग्रॉस प्रॉफिट 3,90,800 दिया हुआ है, तो आपका यहां से सेल्स रेशियो मिल जाएगा। देखो अब सेल्स रेशियो क्या है, प्री की सेल्स क्या है 240, पोस्ट की सेल्स क्या है 1920 और 240 मिला के 21,60,000, ठीक है ना।
ये हो गई 1:9, बिलीव मी 1:9, माय गॉड। सर कैसे निकाला? 21,60,000 को हमने 240 से डिवाइड कर दिया, 1:9 सेल्स रेशियो। अब आप क्या करोगे? जीपी को 1:9 में डिवाइड कर दोगे, जीपी को। आई मेरी बात समझ में? ठीक है सर, सेल्स दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है। सर सीओजीएस निकाल के लिखें क्या? चाहो तो लिख सकते हो, बल्कि अच्छा हो जाएगा। सर डायरेक्टली जीपी से लिखें तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर प्रेजेंटेशन वाली बात है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। सीओजीएस सर अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा? सीओजीएस देखो, सेल्स टोटल है आपका कितना, 24 लाख का। इसमें से जीपी माइनस करोगे तो कितना आएगा? 390, 800 माइनस करो, 200,9200। इस सीओजीएस को भी आप बांट दोगे 1:9 में, बस सिंपल सिंपल। ठीक है। द एक्सपेंस डेबिटेड टू P&L अकाउंट इंक्लूडेड डायरेक्टर फीस मेरे भाई, पोस्ट, बैड डेट, सेल्स रेशियो, एडवर्टाइजिंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू 2000 पर मंथ। ये इन्होंने अच्छा पॉइंट दे दिया, 2000 पर मंथ। वैसे एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो पर होती है, पर इसने बोल दिया 2000 पर मंथ के हिसाब से, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये पॉइंट नहीं लिखता अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट 2000 पर मंथ, तो हम एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो के फॉर्म में करते। पर इसने लिख दिया एडवर्टाइजिंग का हमने कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, हम मतलब हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और हमें तो हर महीने 2000 पे करने पड़ते हैं। मान लीजिए जय चावला को अपने क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट करवाना है किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में। मैंने न्यूज़पेपर वाले को 24,000 रुपए साल भर के दे दिए, मैंने मतलब महीने महीने में उसको 2-2 हज़ार देता रहता हूँ, वो मेरी एडवर्टीजमेंट करता रहता है। तो अब ये जो चीज़ है ये मेरी सेल से कनेक्टेड नहीं हुई, ये मेरे टाइम से कनेक्टेड हुई कि हर महीने महीने पे करता हूँ। तो इसके लिए ये हो जाएगा टाइम रेशियो। सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस टाइम रेशियो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट, डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय कंपनी तो पोस्ट, कंपनी ने दिया। स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस कर लिया। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना जरूरी है। सर हम ना क्या करेंगे, हम ना आंसर बुक निकालेंगे और हम आंसर बुक में ना हम टिक टिक खेलेंगे, टिक टिक खेलेंगे सर, टिक टिक। आप जानते हो आपके ग्रुप 2 में ना एक सब्जेक्ट है ऑडिट, ऑडिट भी ना टिक टिक करके किया जाता है। ठीक है ना, जब आप सीखोगे ना ऑडिट कैसे करते हैं तो उसमें ना एक टिक लगाने पड़ते हैं जब आप वाउचर्स चेक करते हो। एक प्राइमरी स्टेज में हम वाउचर्स चेक करना सीखते हैं, जब हम आर्टिकलशिप में जाते हैं तो उसको उसमें टिक लगाते हैं अपन। तो ना ये ऑडिट ऑडिट मत खेलना। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई घर पे बैठे बैठे आप आराम से लेक्चर देख रहे हो, आंसर बुक निकाली, मस्त हमने टिक लगाना शुरू कर दिया, आएगा तो सही। और ये भी अच्छी बात है, आपके कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग है, बट इस गलतफहमी में मत रहना कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने से और प्रैक्टिस ना करने से आप अच्छे नंबर ला पाओगे। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये मत हरकतें करना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। आप एक काम करिए, पहले क्वेश्चन नंबर 9 को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे साथ में। पहले पढ़ लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ऐसा पॉइंट है, आपको मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन नंबर 2 जहां पर 15 मंथ्स हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी कि जरूरी नहीं कि हमेशा पीरियड 12 महीने का ही हो, पीरियड 12 महीने से ऊपर भी हो सकता है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, पीरियड 12 महीने से कम भी हो सकता है। ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिए। A firm measures alag a firm measures alag which was carrying on business from 1st July. See the framing of the question. Business carry on किया है हमने 1 जुलाई से carry on किया है, gets itself incorporated as a company on 1st November. हमने बिजनेस शुरू किया, हमने खुद ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए स्टार्टअप हमने 1 जुलाई से स्टार्ट करना शुरू किया। अब जब तक हम अपनी कंपनी इंकॉर्पोरेट करें तब तक हम अपना बिजनेस तो रोक नहीं सकते, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमने 4 महीने अपना बिजनेस विदाउट इनकॉर्पोरेशन किया और नवंबर से हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ। तो हमारा जो प्री पीरियड होगा वो होगा जुलाई टू अक्टूबर, दैट इज 4 मंथ्स। और जो पोस्ट पीरियड होगा वो होगा नवंबर से लेकर, ये हो रहा है आपका 31 मार्च को बैलेंस शीट बन रही है, से लेकर मार्च, दैट इज 5 मंथ्स। इसका मतलब आपका जो टाइम रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5। ठीक है, टाइम रेशियो हो जाएगा 4:5। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज 56,000। Gross profit for the period is 56,000. The general expenses are 14,220. जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं? 14,220। ये आपका टाइम रेशियो में जाएगा 4:5 में। ठीक है, डायरेक्टर्स फीस 12,000 पर एनम, डायरेक्टर्स फीस 12,000 पर एनम, ये आपका पोस्ट में जाएगा। जनरल एक्सपेंस आपका टाइम रेशियो, डायरेक्टर फीस 12,000 पर एनम, ये आपका 12,000 पर एनम डायरेक्टर फीस बोला है। देखो ये उलझाने की कहानी है, डायरेक्टर फीस 12,000 पर एनम लिख दिया, पर हम तो सिर्फ पीरियड ऑफ बिजनेस हमारा कितना है? 9 महीने। उस 9 महीने में भी 4 महीने तो प्री है, तो डायरेक्टर फीस तो सिर्फ तुम पोस्ट पीरियड की दोगे। तो टेक्निकली जो तुम्हारी डायरेक्टर फीस होगी, डायरेक्टर फीस जो तुम्हारी होगी वो 5,000 होगी, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में लिखने के लिए। सर बाकी का 7,000? अरे नहीं रे, 12,000 पर एनम डिसाइडेड हुई है। इस साल में हमने सिर्फ 5,000 दिया होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, क्योंकि उससे पहले तो वो डायरेक्टर थे ही नहीं ना, कंपनी नहीं थी। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 1,500, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 1,500, ये भी आपका पोस्ट। ठीक है ना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस 1,500 post. Rent up to 31st December was 1,200 per annum, after which it is increased to 3,000 per annum. अरे ये भी तो आ जाएगा भाई, कैसे? चलो रेंट की बात करते हैं। सबसे पहले 1,200 पर एनम, तो डिवाइड बाय 12, तो 100 पर मंथ, तो आपका टाइम कितना है? 4 महीने, तो आपका 100 पर मंथ इंटू 4 कितना हुआ? 400 हो गया आपका प्री। ठीक है, इंक्रीज कब से हो रहा है? दिसंबर के बाद, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो रुक जाओ, अब हम पोस्ट पीरियड की बात करते हैं। 100 इंटू 2, 200, ये हो गया आपका नवंबर एंड दिसंबर। फिर इसमें प्लस होगा 3,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 750। ये हो गया आपका जनवरी से मार्च का, तो ये हो गया 950 और ये 400। ठीक है, सैलरी ऑफ द मैनेजर हु अपॉन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज मेड अ डायरेक्टर इज 6,000 पर एनम। सैलरी ऑफ द मैनेजर
who upon incorporation of the company was made a director. अरे पहले हमारे पास एक मैनेजर रखा हुआ था, हमने उसको बाद में डायरेक्टर बना दिया, is 6,000 per annum. His remuneration thereafter is included in the above figure of to fees of director. हाँ, तो सैलरी ऑफ अ मैनेजर, तो जो सैलरी होगी मैनेजर की उसमें प्री पोर्शन कितना होगा 6,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, क्योंकि हमारा प्री पीरियड तो 4 महीने का है, 2,000 रुपए आपका प्री होगा। सर बाकी पोस्ट, जो पोस्ट है वो उसके डायरेक्टर फीस में ऑलरेडी शामिल हो चुकी है, जो पोस्ट है उसके डायरेक्टर फीस में शामिल हो चुकी है, लिखा हुआ है देखो ध्यान से, his remuneration thereafter is included in the above figure to fees of directors. तो thereafter मतलब मैनेजर की रेम्यूनरेशन डायरेक्टर बनने के बाद की डायरेक्टर फीस में जुड़ी हुई है। जब जुड़ी हुई तो हमने ऊपर 5,000 में तो इंक्लूड कर दिया, पर डायरेक्टर बनने से पहले उसकी सैलरी कितनी हुआ करती थी 6,000 पर एनम, तो 4 महीने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो उसकी हुई 2,000 रुपए। ठीक है, गिव द स्टेटमेंट शोइंग प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, द नेट सेल्स आर 8,20,000, सेल्स है आपकी 8,20,000, द मंथली एवरेज ऑफ विच फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज 1/2 ऑफ दैट फॉर रिमेनिंग पीरियड। ये आपका सेल्स रेशियो आराम से निकल जाएगा, मुझे लगता है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब सेल्स रेशियो तो आप आराम से निकाल लोगे, सेल्स रेशियो निकालने के बाद आप जीपी को बांट दोगे। ठीक है, द कंपनी अर्नड अ यूनिफॉर्म प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड टैक्स में भी इग्नोर्ड, कंपनी अर्नड यूनिफॉर्म प्रॉफिट पर जो हर वो क्वेश्चन में दे रहा ना कहीं कहीं की जीपी रेशियो कांस्टेंट है, मतलब आप प्री पीरियड की बात करो चाहे पोस्ट पीरियड की बात करो, आपका हर महीने का इनकम एक्सपेंस यूनिफॉर्म है अकॉर्डिंग टू टाइम रेशियो। टाइम रेशियो जब करते हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि हर महीने सेम एक्सपेंस और इनकम होते होंगे ऐसा। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिएगा आप। आई मस्ट बिलीव कि क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है आपके आंसर बुक में। सो इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आप जितना जल्दी हो सके, आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, बोनस एंड राइट इशू वाला और दूसरा प्री एंड पोस्ट। अब आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा अगली क्लास में, और तीसरा चैप्टर तो अगली क्लास में होता रहेगा, स्टार्ट हो ही जाएगा, बट अब आप तैयारी करना शुरू कर लो टेस्ट की। ठीक है ना, अब जो टेस्ट आपका होगा अकाउंट्स का, पहला टेस्ट होगा जो आपका अकाउंट्स का, वो बोनस और प्री इन दोनों का मिला के होगा, बोनस और प्री इन दोनों को मिला के हम आपका टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है ना, तो आपके टेस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन बाद में दूंगा। ठीक है, मतलब आने वाले अगले 1-2 वीडियोस में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा टेस्ट की, कि टेस्ट पेपर आपको कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि टेस्ट के लिए प्रिपरेशन ऑन कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। ठीक है, सो गाइज अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अपना लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट। अगर कोई बैकलॉग है तो जल्दी से जल्दी खत्म कर लेना, उसके बाद ही नया लेक्चर देखेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।